अरे बेटा, इसका बर्ताव बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। जब इसकी सास ननद से नहीं पट रही है तो बाहर वालों से क्या पटेगी। इतना करने के बाद भी यह मुझे फूटी आंख देखना नहीं चाहती, और ना ही बेटी को। और इसकी बातें भी तो तुम्हारे सामने है ना, कैसे कैंची की तरह इसकी जुबान चलती है। कितना तीखा बोलती है, कितना जहर बोलती है। अब तुम ही बताओ कितना मैं बर्दाश्त करूं। मैं तो फिर भी 1 मिनट के लिए इज्जत की खातिर चुप भी हो जाऊं, लेकिन बेटी, वह बेचारी कब तक बर्दाश्त करेगी। कभी कभी तो ससुराल से आती है 10 दिन मायके रहने के लिए, उसमें भी तेरी पत्नी का यही हाल है। फोन पर लगातार सुशील जी अपने बेटे राघव से अपनी ही बहू नीलम की शिकायत किए जा रही थी। माँ की बातें सुनकर राघव का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वह बोला, माँ, एक काम करो, तुम फोन रखो, मैं अभी नीलम को समझाता हूँ। अगर ऐसे ही रहना है तो वह अपने मायके चली जाए, मुझे अपना परिवार बर्बाद नहीं करना उसके पीछे। कहते हुए राघव ने फोन काट दिया और तुरंत ही नीलम के फोन पर फोन लगाता है। जैसे ही नीलम फोन उठाती है, लगभग गुस्से में चीखते हुए कहता है, नीलम, तुम्हारा बचपना अभी तक गया नहीं। साल हो गए हमारी शादी को, तुम्हारे अंदर औरतें वाली कोई गुण आएंगे कि नहीं। कुछ ज्यादा ही तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें सिर पर नहीं चढ़ा रखा है। इतना भी तमीज नहीं है कि ससुराल में कैसे रहती हैं, ससुराल वालों से बातें कैसे करती हैं। घर की बहू हो, बहू बनकर रहो, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। पति के मुंह से अपने लिए इतनी तीखी बातें सुन नीलम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए पूछी, आखिर मैंने किया क्या है, यह भी तो बताओ। बस लगातार आप चिल्लाए जा रहे हो। ऐसा क्या कर दिया मैंने जो मेरे अंदर औरतों वाले गुण नहीं हैं? यह तो तुम्हें अच्छे से पता होगा, मुझसे क्यों पूछ रही हो। अभी तो माँ का फोन आया था, दीदी कुछ दिनों के लिए मायके आई है, तुम उसके साथ 10 दिन आराम से नहीं रह सकती। अगर उसके मुंह से कुछ निकल भी जा रहा है तुम्हारे लिए तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती। जरूरी है पलट के जवाब देना। अब जाकर नीलम को सारी बात समझ में आई कि आखिर राघव इतना गुस्से में क्यों है। वह समझ गई कि सुशीला जी फोन करके राघव को अच्छे से मेरे खिलाफ भड़का चुकी हैं। नीलम ने कहा, राघव, कम से कम मुझसे भी तो पूछ लेते कि आखिर बात क्या है। अगर कोई बहुत बड़ी बात रहती है तो हमेशा दोनों पक्ष से पूछने के बाद ही फैसला किया करते हैं। आपने तो एक ही पक्ष सुना, मुझसे तो आपने पूछा भी नहीं और गेरे ऊपर उल्टा सीधा आरोप लगाना शुरू कर दिया। क्या मैं इतनी बुरी हो गई हूँ? देखो नीलम, यह इमोशनल बातें करने का टाइम नहीं है। मैं क्लेश नहीं चाहता, तुम थोड़ा बर्दाश्त करना सीखो। तुमसे बड़ा अगर कोई कुछ कह भी देता है तो तुम्हें पलट के जवाब देने की जरूरत नहीं है। सब लोग अपने ही हैं। नीलम भला इसके आगे क्या बोल सकती थी। सुनती रही पति की बातें, आंसू निकलते रहे आंखों से। कैसे कहे राघव से कि उसकी कोई भी गलती नहीं है। माँ जी ने उनसे झूठ झूठ कहा है। कितनी छोटी सी बात थी, मामूली सी, कि इतनी ठंड में बड़ी मुश्किल से तो आज 15 दिन के बाद धूप निकली थी। नीलम ने बस अपनी सास से इतना ही तो कहा था कि माँ जी, मैंने पानी गर्म कर दिया है, आप बच्चे को नहला दीजिए। 1 साल का बच्चा था, धूप बाहर आते मैं आई हुई थी। यहाँ पर नीलम नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ से बाहर बैठे चाचा ताऊ और लोग भी दिखाई देते थे। नीलम के यहाँ इतना पर्दा था जिसके चलते वह बाहर नहीं निकलती थी। तो सीधी सी बात है, नीलम घर में ही किसी न किसी को बोलेगी बच्ची को नहलाने के लिए। और ननद तो 4 दिन के लिए आई थी तो उनसे काम के लिए कह नहीं सकती। लेकिन सास तो थी ना, वह तो नहला ही सकती थी। बच्चों को धूप में नहलाती भी थी, ऐसा नहीं है कि वह नहलाती नहीं थी। लेकिन जब से बेटी आई है तब से सुशीला जी ने बच्चे पर ध्यान देना कम कर दिया था। या ऐसा कहें
कि ननद वाकई में बहुत ही तेज थी। वह बार बार अपनी माँ को कहती है कि भाभी के आने के बाद तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। मेरी सास काम नहीं करती, इसलिए तुम भी मत करो। और सुशीला जी बेटी की बात मानकर बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं होती। यहाँ तक कि बच्चे को भी नहीं संभालती थी। यही आज हुआ। धूप निकलती जा रही थी, पानी भी ठंडा होता जा रहा था, लेकिन ननद रानी के चलते सुशीला जी उठ नहीं पा रही थी और बच्चे को नहलाने में लेट हो रहा था। तो उसने एक बार फिर से अपनी सास सुशीला जी को आवाज़ दी, माँ जी, धूप निकल रही है, पानी भी ठंडा हो रहा है, आप जल्दी से बच्चे को नहला दीजिए। जैसे ही सुशीला जी उठने को हुई, कविता ने उनका हाथ पकड़ के इशारों में ही बैठने रहने को कहा। यह सब कुछ खिड़की के पीछे से नीलम ने देख लिया। कविता की हरकतें देख नीलम की आंखों में आंसू आ गया। नीलम की एक आदत थी, छोटी छोटी बातों में उसके दिल पर लग जाया करती थी। बहुत जल्दी ही वह रोती रही। वह समझ गई कि कविता जानबूझकर माँ जी को जाने नहीं दे रही, लेकिन आज बच्चों को नहलाना था, इसलिए उसने एक लंबा सा घूंघट लिया और खुद ही आंते में चली आई बच्चे को नहलाने। जैसे ही बहू बेटे को नहला के आई, गुस्से से सुशीला जी ने पूछा, बहू, तुम्हें क्या जरूरत थी जाने की? बताओ, बाहर सब बड़े बैठे हैं और तुम चली गई। थोड़ी भी इज्जत का लिहाज नहीं है तुम्हें? कैसी इज्जत माँ जी? पिछले 1 घंटे से मैं आपको बच्चे को नहाने के लिए कह रही, जितनी बार भी आपको बोल रही, आप उतनी बार उठ रही हैं और उतनी ही बार दीदी हाथ पकड़ के बिठा दे रही हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो क्या करती? कब तक बैठी रहती? धूप निकल रही थी, धूप चली जाती तो आज भी बच्चा नहा नहीं पाता। इसमें क्या गलत कर दिया मैंने? बस इसी बात को लेकर माँ बेटी दोनों ने इतनी बड़ी बात बना दी। ना जाने क्या क्या राघव को चढ़ा दिया और राघव भी बिना बात को जाने उसे इतना कुछ सुना दिया। इतना कुछ होने के बाद नीलम बस लगातार दिन ही गिन रही थी। वह चाहती थी कितनी जल्दी ठंडी चले जाए ताकि वह गर्मी में वापस राघव के पास चली जाए। ठंडी के चक्कर में ही राघव ने उसे गांव भेजा था। जब से वह गांव आई थी, आए दिन किसी न किसी बात को लेकर उसके ऊपर बातें बनती ही रहती थी। सुशीला जी की बातें सुनकर ऐसा लगता जैसे नीलम समाज में रहने के लायक ही नहीं है, क्योंकि उसे ना किसी से बात करने की तमीज़ है, ना बोलने का ढंग है, नहीं किसी से व्यवहार बनाकर रख सकती है। उसकी छवि ही लगभग घमंडी वाली बन गई थी, जिसके चलते आए दिन राघव से भी उसकी लड़ाई हो जाती। एक इंसान अगर चारों ओर से एक ही बात सुनेगा तो सही होते हुए भी चिल्लाने लगेगा, चीखने लगेगा, तो लोग उसे लड़ाकू ही कहेंगे। जो बातें सुशीला जी बोलती वही बात राघव बोलते, वही बात कविता भी बोलती। बेचारी नीलम चाह कर भी खुद को शांत नहीं रख पाती। किस किस का मुंह बंद करे? मुंह तो नहीं बंद कर सकी किसी का, लेकिन समाज में बदनाम जरूर हो गई। जैसे तैसे ठंडी के दिन निकले, गर्मी आई और नीलम ने राहत की सांस ली, क्योंकि आज वह अपने पति के पास जा रही थी। अपनी उस दुनिया में जा रही थी जहां पर उसे समझने वाले लोग थे, जहां पर उसकी कदर करने वाले लोग थे, चाहे वह भले ही पराये थे लेकिन अपनों से बढ़कर थे, जो हमेशा नीलम के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते थे। नीलम के पड़ोसी, जिनके साथ वो ज़्यादातर उठती बैठती रहती थी। क्लेश और तनाव भरे माहौल से बाहर आकर नीलम ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन यह राहत भी ज़्यादा दिन तक नहीं रही। 1 महीने बाद ही अचानक से सुशीला जी की तबीयत खराब हो जाती है। कविता भी अपने ससुराल जा चुकी थी। सुशीला जी का खाना पीना भी मुश्किल हो गया था। वह इतनी बुरी तरह से बीमार पड़ गई कि खुद उठकर एक गिलास पानी भी नहीं ले पाती। राघव के पापा घर से बाहर रहते और वैसे भी घर का काम मर्दों से संभाला नहीं जा सकता, खास करके किचन का। और सुशीला जी पड़ोसियों से भी बस काम जितना ही मतलब रखती थी।
उनका मानना था कि ज़्यादा गुल्ले मिलने से कोई भी रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता है, इसलिए काम जितना भी मतलब रखो। इसी सोच के चलते पड़ोसी भी हाल चाल पूछकर चले जाते। माँ की तबीयत ज़्यादा खराब होने के चलते राघव ने कुछ दिनों के लिए नीलम को वापस सुशीला जी का ध्यान रखने के लिए भेज दिया। जैसे ही नीलम वापस गांव आई, 10 दिनों के अंदर नहीं अचानक से राघव की भी तबीयत खराब हो गई। पेट दर्द, उल्टी, लूज मोशन, बुखार से उसकी हालत बुरी हो गई थी। दिन भर में करीब 10-15 उल्टियां, लूज मोशन तो हो ही जाते थे। राघव बुरी तरह से पस्त हो गया था। हाथ पांव इतने कांपने लगे, खड़े होने की भी ताकत नहीं रह गई थी। बाथरूम तक जाते जाते शरीर जवाब दे जाता। ऐसे में किसी के सहारे की सख्त जरूरत होती है। लेकिन नीलम तो इस समय यहाँ नहीं थी। अब आखिर राघव को कोई संभाले तो कैसे? जैसे ही यह बात नीलम को पता चली, वह घबरा गई। उसने तुरंत वहाँ के रहने वाले पड़ोसियों को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि मैं इस समय गांव आई हुई हूँ। राघव की तबीयत खराब है, आप लोग देख ले। बस नीलम का इतना कहना कि राघव को किसी भी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। जितने भी पड़ोसी थे, सारे हमेशा राघव के लिए तैयार खड़े रहते। कोई दवाई लेकर आया, किसी ने खिचड़ी बनाई, कोई दलिया बनाया, और तो और कोई ना कोई लगातार राघव के साथ ही बना रहा, ताकि राघव को अकेलापन या बोरियत महसूस ना हो या किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस ना हो। नीलम भी फ़ोन पर लगातार पड़ोसियों से राघव का हाल चाल लेती रही, क्योंकि राघव फ़ोन पर बात करने की स्थिति में नहीं थे। उन्हें कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई थी। नीलम ने जब यह बात सुशीला जी को बताई तो सुशीला जी घबरा गई और तुरंत ही राघव को फ़ोन करके नीलम का टिकट कराने के लिए बोली। बेटा, जल्दी से जल्दी नीलम का टिकट कर दो। तुम अकेले हो वहाँ पर, परेशान होगे। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो हमारा क्या होगा? बताओ, ऐसे में तो किसी ना किसी की ज़रूरत होती है साथ में रहने की, और तुम अकेले हो, वह भी परदेश में। एक गिलास पानी देने वाला भी तो कोई नहीं होगा। सुशीला जी लगभग रोते हुए बोली। माँ की बातें सुन राघव बोला, नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर भी हैं लोग मेरी देखभाल के लिए, तुम चिंता ना करो। लेकिन सुशीला जी कहाँ मानने वाली थी। बेटे की फिक्र कुछ ज़्यादा ही थी। उन्हें पता था कि राघव उनका टिकट नहीं कटाएगा, इसलिए वह खुद ही किसी से बोलकर नीलम के साथ साथ अपना भी टिकट करा ली। अपने बेटे को जो देखा था, 1 हफ्ते बाद नीलम वापस से अपने पति के पास पहुंच गई। साथ साथ सुशीला जी भी गई थी। राघव को देखते ही सुशीला जी रोने लगी। छोटे बच्चों की तरह सहलाते हुए कहने लगी, कितना दुबला हो गया है मेरा बेटा, कितना पतला हो गया, इतनी कमज़ोरी आ गई है। बताओ, कितने दिनों से ढंग का खाना भी नहीं खाया होगा। मैं देख लेती ना, वहाँ पर मैं कर लेती अपना। इस समय तुम्हें किसी की ज़रूरत थी और तुम अकेले थे, मेरे लिए भेज दिया था। इतनी मेरी चिंता हो रही थी तुम्हें। बताओ, अपना भी ख्याल करा करो। मेरा क्या है, मैं तो ठीक ही हो जाऊंगी, लेकिन तुम्हारा क्या? अरे माँ, इतनी भी घबराने वाली बात नहीं है। तुम बीमार थी, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं था, तुम अकेली हो गई थी। तुम्हें कोई एक गिलास पानी भी देने वाला नहीं था। पड़ोसी भी हाल चाल पूछकर चले जाते। लेकिन मैं बीमार था तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं अकेला कब था, क्योंकि जैसे ही सबको पता चला कि मेरी तबीयत खराब है, एक के बाद एक कोई ना कोई हमेशा मेरे साथ ही बना रहता। कोई खिचड़ी लाता, कोई दलिया, यहाँ तक कि दवाई तक आ जाती टाइम टाइम पर। मुझे दवाई, खाना, फल सब कुछ मिल रहा था। नीलम के ना होने के बावजूद भी सब लोगों ने मेरा बहुत ध्यान रखा। हाँ बेटा, तुम्हारे पड़ोसी सही हैं। भगवान ऐसे पड़ोसी सबको दे। बताओ, आज के ज़माने में कौन इतना किसी के लिए करता है जितना तुम्हारे पड़ोसियों ने किया। सच में बड़े ही भले लोग हैं तुम्हारे आसपास के। अरे आंटी जी,
कैसे भले लोग, हमारी भलाई भी तो तभी दिखती है ना जब सामने वाले का व्यवहार दिखता है। नीलम ने भी हमारा साथ ऐसे ही दिया है। वह भी हमारे दुख सुख में हमारे साथ खड़ी रहती है। थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो भागते हुए आती है। बीमारी में अपने घर से खाना बना बना कर खिलाती है। काम पड़ने पर हमेशा खड़ी रहती है। कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होने देती। सब कुछ नीलम के वजह से है। नहीं तो आजकल तो अपने अपनों को नहीं पूछते हैं, फिर हम तो अनजान हैं। कोई कहीं से आया है तो कोई कहीं से। हमारा व्यवहार ही है जो हमें एक दूसरे से बांध के रखा है, जिससे हम एक दूसरे के दुख सुख में खड़े रहते हैं। और सच में नीलम बहुत ही अच्छी है। आप बहुत लकी हो आंटी, जो आपको नीलम जैसी बहू मिली। धीरे धीरे करके सारे ही पड़ोसी आ गए। उन्हें जैसे ही खबर मिली कि नीलम आई है, सब उससे मिलने आ गए। नीलम की यहाँ पर इतनी इज्जत, इतना मान सम्मान देख सुशीला जी चेप जाती हैं। जितने भी पड़ोसी आते गए, सब नीलम की तारीफ ही करते गए। बाद में पता चला कि नीलम के एक फोन करने मात्र से ही सारे लोग राघव के साथ खड़े हो गए थे। उसे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। इस घटना के बाद राघव को कुछ एहसास हुआ। उसने कहा, माँ, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो हमें पड़ोसियों से बनाकर रखना चाहिए। जैसी आज मेरी हालत हो गई थी, भगवान ना करे अगर ऐसी ही हालत आपकी, पापा की, किसी की हो जाए तो वहाँ पर कौन होगा आप लोगों के लिए। मेरे यहाँ से पहुँचने में या नीलम के यहाँ में तो टाइम लग जाएगा। तब तक क्या करोगे आप लोग अकेले। माँ, एक चीज़ तो समझ में आती है कि व्यवहार बनाने से ही बनता है। आज यह नीलम का व्यवहार ही है जो उसके ना रहने के बावजूद भी मुझे थोड़ी सी भी तकलीफ महसूस नहीं हुई। मेरे साथ इतने लोग खड़े रहे। आप तो अपनी आंखों से देख रही हो ना, यह लोग ऐसे ही नहीं मेरे साथ खड़े हैं। उनके साथ नीलम भी बराबर ऐसे ही दुख सुख में खड़ी रहती है। उनकी ज़रूरत पर उनके साथ रहती है। क्या यही सब कुछ घर पर नहीं हो सकता? वहाँ पर पड़ोसियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं बन सकता? अरे बेटा, तुम कह रहे हो ना, कहने में करने में बहुत अंतर होता है। नसीब अच्छा है कि तुम्हें ऐसे पड़ोसी मिल गए। सबको थोड़े ही मिलते हैं माँ, पड़ोसी मिलते नहीं हैं, पड़ोसी बनाए जाते हैं। जब आप किसी के घर नहीं जाओगी, किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखोगी, किसी के दुख सुख पड़ा 5-10 मिनट खड़ी होकर चली आओगे, तो यह तो बस एक दिखावा है। मैं नहीं कहता कि सबके बना के रखो, लेकिन 1-2 परिवार को तो ऐसे बनाकर अपने साथ रखो जो किसी तकलीफ में तुम्हारे साथ उठ बैठ सके। माँ, इससे तुम्हें भी अच्छा लगेगा। अगर सबसे कटी कटी रहोगी तो कितना रहोगी, बहू से बनती नहीं। पड़ोसियों से मतलब ज़्यादा नहीं रखोगे। मैं यहाँ पर रहता हूँ, सुबह शाम थोड़ा बहुत बातें कर सकता हूँ फ़ोन पर। बेटी भी अपने ससुराल में बिजी रहती है, बहुत करेगी, दिन में 1 बार फ़ोन कर लेगी। माँ, दिन और रात बहुत बड़े होते हैं। कोई हमें अपने आसपास ऐसा चाहिए होता है जिससे हम अपना दुख सुख बांट सकें। राघव की बातें सुशीला जी को समझ में तो आ रही थी, लेकिन फिर भी नीलम के सामने उन्हें अपनी बेइज्जती ना करवानी पड़े, इसलिए वह राघव की बात को लगातार ना करती गई। अरे बेटा, तुम रहने दो, मेरी आधी से ज़्यादा जिंदगी कट गई है। बहुत जिंदगी मैंने देखी है, मुझसे ज़्यादा नहीं देखा होगा तुमने। और वैसे भी किसी के पास उठने बैठने के लिए टाइम चाहिए, घर में खुद ही इतना काम है, टाइम किसके पास है। माँ, यह तो बहाना है। ऐसा कौन सा काम तुम्हारे घर में ज़्यादा है जो औरों के घर में नहीं है। माँ, सबके घर में काम होता है और वही काम होता है जो आपके घर में होता है। किसी के घर से ज़्यादा काम आपके घर में नहीं है। बेटे राघव की बात सुन सुशीला जी चुप हो गई। अब वह बेटे से क्या ही बहस करे। आखिर राघव कुछ गलत भी तो नहीं कह रहा था। सुशीला जी वाकई में किसी से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखना चाहती थी। एक बस उनकी बेटी थी जिसे वह सारी बातें करती और सुबह शाम राघव से
बस इससे ज्यादा वह आगे बढ़ना ही नहीं चाहती थी और नीलम आगे बढ़ती तो उन्हें बुरा लगता था। इसलिए वह राघव की बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। माँ बेटे की बहस को वहीं पर छोड़ नीलम किचन में चली गई। आज उसके चेहरे पर खुशी थी इस बात की, चाहे लाख उसकी सास उसे ना समझे, कम से कम उसका पति तो है जो उसे समझा। बस यही तो चाहिए था नीलम को, जिसके साथ उसे पूरी जिंदगी निकालनी है। अगर वह उसे समझ रहा है तो फिर चाहे कोई कुछ भी कह ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज पहली बार नीलम को राघव ने सही कहा था, वह भी अपनी माँ के सामने। नीलम के लिए यही बहुत बड़ी बात थी। हो सकता है धीरे धीरे उसकी अच्छाई सुशीला जी भी समझ जाए, और ना भी समझे तो क्या हुआ, पति तो समझ रहा है ना। दोस्तों, छोटे मोटे झगड़े हर एक घर में होते रहते हैं, लेकिन कहीं झगड़ा बहुत ही विकराल रूप ले लेते हैं और कहीं कहीं यह झगड़ा प्यार से, समझदारी से, चुप रहकर सुलझाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट कर जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।